तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा भाई, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है रदरफोर्ड साहब ने, वो ये था कि उन्होंने ये कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ढांचा है एक एटम के अंदर, कि वो इलेक्ट्रॉन उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिस तरह से सन के चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, है ना। जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, वैसे ही कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात उन्होंने कही। तो अब देखिए, अगर हम कंपेयर करें कि एक हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर का इलेक्ट्रॉन और सन के चारों ओर प्लैनेट, तो सन के चारों ओर जो प्लैनेट होते हैं हमें पता है वो बड़े उनका जो मास है वो बहुत हैवी मास होता है, और उनके ऊपर जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है ना, क्लासिकल जो पारंपरिक मैकेनिक्स होती है वो उनके ऊपर सारे नियम कायदे लागू किए जा सकते हैं क्योंकि उनका प्रॉपर मास होता है ना। तो उसी वजह से वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, ये आपका G और m1 m2 अपॉन r², इसके बराबर होता है। जहाँ पे G क्या है भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 और m2 क्या है, सन और प्लैनेट के जो मास हैं वो है, r उनके बीच की जो दूरी है वो है, ठीक है। तो इसको अगर हम हमारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, जो लाइटर प्लैनेट के लिए हम अप्लाई करते हैं वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा जो क्या था अपना Q1 Q2 अपॉन r², और हमारा क्या है भी कांस्टेंट, क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है आपका K। तो K यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट माना, Q1 और Q2 क्या है, न्यूक्लियस और प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और R क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है। तो इसको और इसको कंपेयर किया गया कि जिस तरह से ये काम करता है वैसे ही ये इक्वेशन काम करनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के लगने वाला जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है उसके लिए। तो जब ये कंपेयर किया गया तो ये बात सामने आई कि जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो अनचार्ज्ड होते हैं, यानी उनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं वो। तो न्यूट्रल स्पीसीज या न्यूट्रल कोई पिंड अगर अंडर एक्सेलरेशन होता है, अंडर एक्सेलरेशन का मतलब उसका जो त्वरण है वो वेरी करता है पर से, मतलब हर बार, क्योंकि वेलोसिटी अगर मान लें कि चेंज भी नहीं हो रही है तो भी डायरेक्शन चेंज होती है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन चेंज होता है। ये आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हो। लेकिन अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और चार्ज्ड पार्टिकल स्पेसिफिकली, जो हमारे मैक्स प्लांक है, उनकी थ्योरी क्या कहती है कि उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल, एक आवेशित कण अंडर एक्सेलरेशन होगा, यानी त्वरण उसका अगर परिवर्तित होगा तो उसका एनर्जी लॉस होगा। क्या होगा, उसका एनर्जी लॉस होगा। और अगर हम माने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट कर रहा है तो अंडर एक्सेलरेशन है वो, यानी उसका त्वरण चेंज हो रहा है, तो इस वजह से उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। और अगर एनर्जी लॉस होगी तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो एनर्जी लॉस होने की वजह से उसका जो पाथ है वो हर बार छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, और फिर आखिर में वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। इसका मतलब फिर न्यूक्लियस पे अगर वो गिर जाएगा तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। न्यूक्लियस का अगर वो गिर गया तो एटम का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, हाँ या ना। यानी अगर न्यूक्लियस पे मान लीजिए गिर भी रहा है तो फिर तो वो जो प्लम पडिंग मॉडल दिया था हमारे जे थॉमसन साहब ने, कुछ वैसी कहानी बन जाएगी वापस से कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर एम्बेडेड रहता है कौन, नेगेटिव चार्ज। तो वो तो मामला जो ये आपका अल्फा पार्टिकल का जो बम्बार्डिंग था उससे वो तो फेल हो गया था मॉडल, है ना। ये तो रदरफोर्ड साहब ने फेल किया था।
तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है रदरफोर्ड मॉडल कि चार्ज पार्टिकल अगर किसी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो न्यूक्लियस पे क्यों नहीं गिर रहा है भाई, वो ये नहीं समझा पाए वो। दूसरी बात, किसी ने कह दिया कि भैया ये मान लें कि ये रोटेट हो ही नहीं रहा है ना, वो एक ही जगह स्थिर है। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि बहुत लाइट पार्टिकल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, या जो न्यूक्लियस है हमारा वो बहुत हैवी मास होता है। तो अगर वो रोटेट नहीं करेगा, अगर मान लें कि वो स्टैटिक है, तो फिर न्यूक्लियस उसको फिर से अपनी तरफ खींच ही लेगा, क्योंकि वो बहुत लाइट पार्टिकल है और उसकी औकात नहीं है कि वो प्रोटॉन के अट्रैक्शन से बच पाए अगर वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो फिर से हम प्लम पडिंग मॉडल में आ गए। फिर तो एम्बेडेड वो स्फीयर बन गया एक पॉजिटिव चार्ज का और उसमें इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं। तो ये दोनों बातें जो रदरफोर्ड के मॉडल की वो कंट्राडिक्ट करने लगी थी, क्योंकि ये इन चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? रदरफोर्ड का मॉडल। तो ये बड़ी इसकी ड्रॉबैक रही। और तीसरी जो इसकी ड्रॉबैक कहते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रहते हैं, लेकिन कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, कि ऑर्बिट में रहते हैं, लेकिन ये ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के चारों ओर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है, उस स्पेस के अंदर किस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये बात भी रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और ये सवाल बड़े तीखे सवाल थे। और जैसे रदरफोर्ड साहब ने जॉर्ज थॉमसन साहब को, जो उनके एक तरह से गाइड थे, उनको कहा कि आपका मॉडल गलत है, तो फिर रदरफोर्ड साहब को भी गलत कहने वाला आएंगे और उनका नाम होगा नील्स बोहर। ओके, तो नील्स बोहर साहब ने रदरफोर्ड के साथ काम किया और आखिर में उनको कह दिया कि गुरुजी आपका मॉडल दम नहीं है इसमें, है ना। तो देखिए ये बातें साइंस के अंदर चलती रहती हैं कि इसीलिए डेवलपमेंट होता है साइंस में। डेवलपमेंट होने की वजह भी यही है। तो इस तरह से देखिए हमने आज बहुत कुछ टर्म्स यहाँ पे सीखे हैं और जो कमियाँ थी हमारे रदरफोर्ड साहब के मॉडल में वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो मैं समझता हूँ ये आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। आइसोडाइपर्स का कोई और एग्जांपल हम अगर ढूंढें तो ये मान लीजिए था हमारे पास नाइट्रोजन 14 और 7, है ना। तो इसका मतलब नाइट्रोजन 14 और न्यूट्रॉन कितना है, 7 है ना भाई। तो 7 ही न्यूट्रॉन है और 7 ही क्या है हमारे पास है, प्रोटॉन है यहाँ पे। तो 7 - 7 तो 0 हो जाएगा। इसके अलावा हमारा नाइट्रोजन 15 होता है एक। नाइट्रोजन 15 के अंदर हमें पता है कितने होते हैं भाई, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 न्यूट्रॉन और 8 - 7 अगर हम करते हैं तो 1 का डिफरेंस आता है। ठीक है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब अगर बात करें हम हमारे हीलियम की, ठीक है भाई। तो हीलियम के अंदर आपको पता है कि हीलियम में देखो 2 आपके थे और हीलियम नहीं भाई, ड्यूटेरियम, सॉरी, ट्राइटियम में देखिए 1 और 3 था। तो 1 3 यानी 2 न्यूट्रॉन है यहाँ पे। कितने हैं भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 है। तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा था, 2 में से 1 जाएगा तो भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसलिए ट्राइटियम और नाइट्रोजन 15 क्या है, आइसोडाइपर्स है। क्लियर है अब तो, आइसोडाइपर्स का मतलब फिर से अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है, यानी एक्सेस जो न्यूट्रॉन, अतिरिक्त न्यूट्रॉन की संख्या अगर सेम होगी 2 न्यूक्लियस के अंदर, तो ऐसे एटम को क्या कहेंगे हम, आइसोडाइपर्स कहेंगे। ठीक है भाई। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आइसोडाइपर्स के। तो इस तरह से आप ये बहुत सारी बातें आज हमने डिस्कस की हैं, मैं समझता हूँ आप तक पहुँची होंगी। तो चैनल को देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए, केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।